हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन सीखना है। बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, बेसिस ऑफ मतलब क्या बेसिस होंगे जो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के क्या बेसिस होंगे, बेसिस फैक्टर क्या होगा, उसे हमें डिस्कस करना है आज। तो आप मेरे साथ लिखिए, डेप्रिसिएशन निकालने के कितने फैक्टर्स है, कितनी चीजों की जरूरत होगी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। कितनी चीजों की जरूरत होगी हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। मैं लिख भी देता हूं, कितनी चीजों की जरूरत होगी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। इस कॉल्ड, इसे हम कहते हैं बेसिस या फैक्टर। ठीक है भाई, समझा दिया। कभी आपकी नजर जाएगी तो एक बार पढ़ लेना क्या है बेसिस और क्या। मतलब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें कुछ बेसिस चाहिए। बेसिस का मतलब कुछ जरूरत है, कुछ जैसे कि एक लकड़ी बनाने के लिए, एक मतलब आपको एक सोफा बनाना है तो सोफा बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, आपको फेविकॉल चाहिए, आपको टूल्स चाहिए। तो वो क्या है, उसके फैक्टर। एक सोफा बनाने के लिए हमें वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, टूल्स चाहिए, फेविकॉल चाहिए। तो ये क्या है, इनके फैक्टर जो एक सोफा बनाने के लिए ये चाहिए। ऐसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या पहले से चाहिए, वो हम सीख रहे हैं आज। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आज की क्लास सीखी नहीं ढंग से या समझ नहीं आई तो आगे की क्लास भी समझ नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे एक एक करके पॉइंट। पहला पॉइंट, और मेरे साथ साथ आप लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। तो दोस्तों लिखेंगे मेरे साथ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट के बारे में। तो कॉस्ट इंक्लूड, मेरे साथ साथ लिखिए, कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंस। कॉस्ट इंक्लूड ऑल एक्सपेंस, all expense incurred. Cost include all expense incurred for for incurred for making, incurred for making the asset, making, incurred for making the asset ready for use, ready for use, such as भाई यहीं तक छोड़ दो, उसके बाद एग्जांपल सुनना, अभी मत उतारना भाई, यहीं तक उतारो, उसके बाद एग्जांपल सुनना। उसके बाद दोस्तों एग्जांपल सुनना है आपको, फिर उसके बाद उतारूंगा। मैं जगह छोड़ रहा हूं, आपका भी नहीं उतारना, एग्जांपल भी नहीं उतारना, कुछ नहीं उतारना, बस आपको सुनना है। एग्जांपल, मान लो एक कंपनी का ओनर है और इसने आज एक मशीन खरीदी अपनी फैक्ट्री के अंदर। तो मान लेते हैं ओनर गया एक सप्लायर के पास, एक सप्लायर के पास ओनर गया, एक सप्लायर के पास ओनर गया दोस्तों, और सप्लायर के पास गया ओनर, और ओनर ने कहा कि भाई मुझे मशीन चाहिए। एक बहुत बड़ी मशीन खरीदी, 1 टन इसका वेट था, 10 लाख रुपए की। ध्यान समझना, 10 लाख की मशीन खरीदी। अब क्या हुआ, सप्लायर ने कहा ठीक है भाई मशीन खरीदी। अब सप्लायर ने कहा, देखो दोस्त, सप्लायर ने कहा कि ये मशीन जो आपने खरीदी है, ओनर ने कहा सप्लायर से इस मशीन को मेरे फैक्ट्री तक भी पहुंचा देना। सप्लायर ने कहा ठीक है, फैक्ट्री तक आपके पहुंचा देंगे। इसकी फैक्ट्री मान लेते हैं यहां पर है, इसकी फैक्ट्री यहां पर है।
तो सप्लायर का मान लो शॉप यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने की जो कॉस्ट आएगी, सप्लायर ने कहा ये कॉस्ट पड़ेगी, इसको बोलते हैं फ्रेट। फ्रेट या कैरिज, भाड़ा। फ्रेट और कैरिज एक ही होता है, भाड़ा होता है। जो एक जगह से जब दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं, तो मान लो ट्रक व्रक चाहिए होता है, बहुत हैवी मशीन है तो उसके लिए ट्रक चाहिए होगा, ट्रक आएगा, ट्रक वाला किराया लेगा अपना कि भाई मैंने यहाँ से यहाँ छोड़ा तो किराया, कह रहा है जी भैया इसको छोड़ने में लगेंगे आपके 50,000, 50,000 रुपये लग जाएंगे इसको यहाँ से वहाँ, बहुत भारी मशीन है, इसको यहाँ से वहाँ छोड़ने में आपके 50,000 रुपये लग जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं देने को तैयार हूँ, 50,000 रुपये देने को तैयार हूँ मैं। ठीक है भाई, ध्यान सुनना आप आगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये मशीन, इस मशीन ने इस मशीन को यहां पहुंचा दिया, फैक्ट्री के अंदर इसने मशीन को यहां पहुंचा दिया। अब मशीन यहां पर आ गई, अब मशीन का इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना मतलब लगाएंगे मशीन को, कि भाई मशीन लगाएंगे, मान लो ये मशीन है, ठीक है। अब ये मशीन को लगा दिया, अब लगाने के लिए लेबर चाहिए, लगाने के लिए लेबर चाहिए। भाई इतनी बड़ी मशीन, इतनी भारी मशीन कौन लाएगा, हम सर पे तो नहीं उठाएंगे, तो बहुत सारे लेबर को बुलाना पड़ेगा। इनको बोलेंगे भाई इस मशीन को हमारी इस ट्रक से निकाल कर, ये ट्रक है मान लो, ट्रक में मशीन आ रही है, इस ट्रक है और ट्रक में मशीन खड़ी है, इस ट्रक को यहां पहुंचा दिया, और ये ट्रक से ये क्या होगा, ट्रक चार्जेस मतलब फ्रेट। ठीक है दोस्तों, ध्यान सुनना आगे। तो दोस्तों लेबर आएंगे, और लेबर आएंगे तो इसको इंस्टॉल भी कराएंगे, तो लेबर अपना पैसे वेजेस लेंगे, अपना कहेंगे भाई मैं हम इस मशीन को ट्रक में से उठाकर हम जहां पर आप बोलोगे वहां लगा देंगे, हमें पैसे चाहिए। तो लेबर आए, पैसे लिए, तो इसको इंस्टॉलेशन चार्जेस, इसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। लेबर आते हैं, मशीन को ट्रक में से निकालते हैं, और जहां फैक्ट्री का ऑनर कहता है जहां मशीन सेटअप करनी है, रेडी टू यूज होगी, जहां मशीन चलाने के लिए रखनी चाहिए वहां लगेंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस। और ये इंस्टॉलेशन चार्जेस मान लेते हैं लेबर ने लिए 10,000 रुपए। अब आपका मशीन आपको कितने की पड़ी दोस्तों, बताओ। मशीन आपने खरीदी 10 लाख रुपए की, 10 लाख की मशीन खरीदने के बाद मशीन फैक्ट्री को लाए, और फैक्ट्री में लाने पर लगे पैसे 50,000 रुपए, और 50,000 लगने के बाद उसमें फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस करे कितने के, 10,000 रुपए के। तो आपको मशीन कितने की पड़ गई फैक्ट्री में लाने तक। सारे मशीन की तो 10 लाख की है, मशीन 10 लाख की है, तो दर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कहता है डेप्रिसिएशन के अंदर कहता है कि हम बताएंगे आपको आप मशीन की कॉस्ट कितनी लोगे। कहता है जब तक मशीन रेडी टू यूज ना हो जाए, रेडी टू यूज। अब रेडी टू यूज कब होगी, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस देने के बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अब ये होगी रेडी टू यूज। रेडी टू यूज कह रहा है, रेडी टू यूज मतलब जब मशीन चलने के लिए रेडी हो गई, उससे पहले जितने भी खर्चे थे वो खर्चे मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। ऐसा कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट। देखो अब पढ़ा यहां पर, कॉस्ट इंक्लूड्स, कॉस्ट मतलब कौन सी, परचेज कॉस्ट 10 लाख रुपए, इंक्लूड ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे, इनकर्ड जो खर्च हुए, कॉस्ट इंक्लूड ऑल एक्सपेंस इनकर्ड जो खर्च हुए, फॉर मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज, एसेट को यूज में लाने तक का जितना भी खर्चा हुआ, और जो उसकी कॉस्ट है वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे, इंक्लूड कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे दोस्तों, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। तो अगर मैं कहूं सच एज मतलब कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, तो सच एज फ्रेट या कैरिज, और कैरिज कौन सा, इनवर्ड वाला, मशीन को फैक्ट्री के अंदर लाने का खर्चा, एंड और कौन सा हो सकता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो मशीन को फैक्ट्री में लाने तक का खर्चा, मशीन को फैक्ट्री में लाने तक का खर्चा और रेडी टू यूज तक का खर्चा, मतलब देखा जाए सप्लायर से मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, ये कॉस्ट हो गई, इस पे खर्चे हुए, पहले लाए, फ्रेट लगाया, और लाने के बाद उसको लेबर को उठाया और इंस्टॉल करवाया, वो भी खर्चा हुआ। कह रहा है कॉस्ट जो 10 लाख रुपए की मशीन है, कॉस्ट यानी ये मतलब ये कॉस्ट किसको कंसीडर कर रही है, ये कॉस्ट उसको कंसीडर कर रही है जो 10 लाख की मशीन है। इंक्लूड जोड़ देना, क्या, ऑल एक्सपेंस सारे खर्चे, इनकर्ड जो खर्च हुए, क्या करने के लिए, फॉर मेकिंग द एसेट, एसेट को रेडी टू यूज में लाने के लिए जितने भी खर्च होंगे, जितने भी खर्चे होंगे इनकर्ड, उस खर्चों को कॉस्ट में इंक्लूड कर देना, तब हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट। तो हमने इसको नाम दिया कि कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडी टू यूज होने पर जितने भी खर्चे होंगे, तो खर्चे कौन से होते हैं, पहले तो परचेज प्राइस,
परचेज प्राइस, फिर उसके बाद और कौन से खर्चे ऐड होंगे? परचेज प्राइस के बाद आपके खर्चे जो ऐड होंगे वो हो गया फ्रेट, फ्रेट या कैरिज, कैरिज वाला कौन सा इधर इनवर्ड वाला रहेगा, कैरिज इनवर्ड, और इंस्टॉलेशन चार्जेस। मेन जो खर्चे होते हैं वो यही होते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं होता। इंस्टॉलेशन चार्जेस, लो भाई, तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला समझो सर, फॉर्मूला बनता है डेफिनेशन से, और मैंने डेफिनेशन आपको सिखाई। तो मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई। डेफिनेशन क्या कहता है कि कॉस्ट जो खरीदा और एसेट को रेडी टू यूज में लाने तक का जितना भी खर्चा होगा उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में जोड़ दिया जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा तो बताओ इधर कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी? आप कहोगे सर बड़ा ही सिंपल है, एसेट अब हम मान लेंगे कि हमारी 10 लाख की तो परचेज प्राइस थी, 50,000 रुपए का तो फ्रेट का खर्चा, और 10,000 रुपए का इंस्टॉलेशन खर्चा, तो 10,60,000 की हमारी ये अब कॉस्ट मानी जाएगी। अब मशीन, अब जो एंट्री पास होगी, कौन सी एंट्री? मशीन को खरीदने की, जो होती है बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीन आ गई और बैंक से पैसा चले गया, वो अब 10 लाख से नहीं दोस्तों, 10,60,000 से होगा। फ्रेट अलग से खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा, फ्रेट की एंट्री अलग से नहीं होगी। अब ये मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दी ना, तो मैं अब एंट्री क्या पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा, देखो भाई मशीन मेरे पास आई, और मशीन का बढ़ना डेबिट होता है, मशीन का आना डेबिट, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है दोस्तों, और एसेट का घटना क्रेडिट होता है। बैंक से पैसा चले गया, मशीन आई, बैंक से पैसा चले गया, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्या आया उसको डेबिट कर देना, और डेबिट व्हाट गोज आउट, क्या जाएगा उसको क्रेडिट कर देना। तो डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट उसको करना जो आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? मशीन कितने की? 10 लाख की है, 10,60,000 की। हाँ सर, ये कहता है डेप्रिसिएशन चैप्टर में कहता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट, मशीन की कॉस्ट मान ली जाएगी, वो कॉस्ट जो खरीदने की है उस पर खर्चा हुआ और इंस्टॉलेशन चार्जेस हुआ रेडी टू यूज में लाने के लिए, वो मशीन की कॉस्ट, तो 10,60,000 रुपए कि मैं एंट्री पास करूंगा। अब मेरी मशीन 10 लाख की नहीं, 10,60,000 रुपए की मानी जाएगी। ये समझ में आ गया आपको एक कॉन्सेप्ट? तो आज की क्लास में पहले मैंने कौन सा सिखाया आपको? कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। तो हमें मशीन का डेप्रिसिएशन, हम क्या पढ़ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? पहली चीज चाहिए कॉस्ट ऑफ एसेट। तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एसेट निकालना सिखा दिया। आया समझ में? नहीं आया? हाँ जी सर, आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, समझ में आ गया इतना? तो अब जरा मेरा आगे पॉइंट सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझना, आपको कंफ्यूज कर देगा पेपर के अंदर, ध्यान समझना। भाई एक ऑनर है, एक ऑनर है, और एक ऑनर ने क्या करा, मिस्टर ए से, मान लो ऑनर जो है मान लेते हैं वो मिस्टर राम है, राम। तो मिस्टर राम ने मिस्टर ए से कहा कि भाई देखो मेरी फैक्ट्री के अंदर मुझे मशीन की जरूरत है, आप मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दो उधार पर, आप मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दो, 10 लाख रुपए का, और इस 10 लाख रुपए में आप मुझसे इंटरेस्ट लेते रहना। ठीक है, इसने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा कितने परसेंट इंटरेस्ट लोगे मेरे से? 10 लाख रुपए का लोन लूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लोगे? उसने कहा भाई इंटरेस्ट ऑन लूंगा 10% पर एनम। मैंने कहा ठीक है सर। तो 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब मिस्टर ऑनर जो था कंपनी का, उसने मिस्टर ए से 10 लाख रुपए का लोन लिया और उस पर 10% का इंटरेस्ट लग रहा है एक साल के अंदर। तो ऑनर ने क्या करा, अब सप्लायर के पास गया और सप्लायर से कहा कि भाई मुझे चाहिए मशीन। ठीक है, इसने कहा मशीन चाहिए, कह रहा कितने की? मैंने कहा 10 लाख रुपए की चाहिए। हमने कहा 10 लाख रुपए की मशीन चाहिए हमें राम, हमने कहा 10 लाख रुपए की मशीन चाहिए। क्या ठीक है भाई 10 लाख रुपए की मशीन दे देंगे। कह रहा है इसको छोड़ना भी होगा। मैंने कहा हाँ छोड़ना भी है, मैं तो ले जाऊंगा नहीं, आप ही छुड़वाओगे। कह रहा उसके लिए आपको 50,000 का फ्रेट देना पड़ेगा। कह रहा आपको इंस्टॉल भी कराना होगा, इंस्टॉलेशन भी तो लगेगा, वहां जाकर आप तो ना उठाओगे इंस्टॉल। तो कह रहा ठीक है भाई इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ले ले, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिया, 50,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए, मान लेते हैं ऐसे एजम्पशन। अब क्या हुआ, आप मुझे बताओ कि लोन पर अभी इसने कितना खर्चा हुआ? भाई खर्चा बताओ कितने का हुआ? मशीन को लेने पे खर्चा कितने का हुआ? सर कितने खर्चे हो गए? एक तो मशीन खरीदने पे 10 लाख रुपए, एक फ्रेट का खर्चा हुआ, और एक इंस्टॉल करा, और आपको खर्चा कौन सा हुआ? सर इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन भी खर्चा हो गया। कैसे हुआ भाई? अगर ये लोन नहीं लेता,
इंटरेस्ट ऑन लोन कितना भाई 10 लाख इंटू 10%, तो 1 लाख रुपए का तो इंटरेस्ट भी दिया इसने। तो आपकी जेब से कितने लग गए एक मशीन को खरीदने में? एक मशीन को खरीदने में आपकी जेब से रेडी टू यूज होने के लिए आपकी जेब से चले गए 10 लाख रुपए, 50,000 10 लाख 11 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट चले गया। तो सर क्या अब कॉस्ट ऑफ मशीन क्या मानी जाएगी? बताओ सर कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मशीन कह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ मशीन, हाँ जी कॉस्ट ऑफ मशीन है ना सर इधर, तो कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगी? हमने कहा सर 10 लाख रुपए की तो आपने खरीदी, 50,000 रुपए का फ्रेट दिया, 50,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए और दोस्तों 1 लाख रुपए का मैंने इंटरेस्ट दिया। 1 लाख रुपए का क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो मैंने कहा ये अब इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। हम इंटरेस्ट आपने किसी से उधार पर लेकर बोरो कर किसी से पैसा लेकर मशीन खरीदी और मशीन खरीदने के लिए आपके पास जेब में से मशीन खरीदी, 10 लाख रुपए दिए, खर्चा हुआ, तो वो इंटरेस्ट ऑन खर्चे को, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप पे करोगे उस लोन अमाउंट पर, उसको हम कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड नहीं करेंगे, ये हमारी कॉस्ट नहीं मानी जाती। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा लो भाई 11 लाख रुपए हम इसकी कॉस्ट ऑफ एसेट मान ली जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि अगर आप कोई मशीन खरीदते हो और मशीन खरीदने के लिए आपने लोन लिया था, उस लोन पे जो इंटरेस्ट दोगे वो आपका कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं माना जाएगा। वो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, आपको हर बार पे करना पड़ेगा जब तक आप लोन नहीं दोगे। कैपिटल नेचर के खर्चे ही मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं, रिवेन्यू नेचर के खर्चे कभी भी मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। समझ में आ गया आपको? तो मैं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ एसेट, मैं लिख भी दे रहा हूं, कॉस्ट ऑफ एसेट does not, cost of asset does not include, include नहीं करेंगे, does not include, cost of asset does not include any interest paid, any interest, कोई भी इंटरेस्ट आपने पे करा और पेबल है, पे करा या पे करोगे, पेबल है, दोनों को ही नहीं लेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट में। ऑन अमाउंट, किस अमाउंट पे? ऑन अमाउंट, उस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करा, कोई भी इंटरेस्ट उस अमाउंट पर, ऑन अमाउंट, बोरोड उधार लिया, बोरोड टू फाइनेंस द, बोरो टू फाइनेंस द परचेज ऑफ एसेट, द परचेज ऑफ एसेट, द परचेज ऑफ एसेट, एसेट को खरीदने के लिए, एसेट को फाइनेंस कराने के लिए जो भी इंटरेस्ट आप बोरोइंग अमाउंट पे करोगे वो इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन, ये मशीन फाइनेंस कराई थी और इस पे इंटरेस्ट ना जा रहा है, तो हमने कहा उस इंटरेस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ कैपिटल नेचर के खर्चे ही इंक्लूड होते हैं। लो भाई सेकंड पॉइंट लिखते हैं, कह रहा है एक्सपेंस, मैं वही लिख देता हूं, एक्सपेंस ऑन, एक्सपेंस ऑफ कैपिटल नेचर, जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं, एक्सपेंस ऑफ कैपिटल नेचर, एक्सपेंस ऑफ कैपिटल नेचर, जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं दोस्तों, वो हम लाइक, जैसे कि क्या, लाइक एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, आपने पढ़ा होगा जब हम पुरानी मशीन में कुछ एक्सटेंशन कराते हैं जिससे उसकी एक कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में जोड़ दिया जाता है। एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, यहां समझ में आ गया आपको? और हैवी रिपेयर, ऐसा रिपेयर कराया जिससे मशीन की कैपेसिटी बढ़ गई, हैवी रिपेयर, नॉर्मल रिपेयर नहीं होता, नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस को नहीं मानते, हैवी रिपेयर होता है, वो भी हैवी रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर, रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर, भाई ऐसा हैवी रिपेयर जो कैपिटल नेचर का होगा, हम उसी को मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। लिख देता हूं, आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट में उसको इंक्लूड कर देंगे, आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या बात समझ में आती है? वो खर्चे
जो कैपिटल नेचर के होते हैं। जब आप मैंने आपको पढ़ाया होगा या आप आगे जाके पढ़ोगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मशीनरी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वो खर्चे जो कैपिटल नेचर के होते हैं, जैसे मशीन, एग्जिस्टिंग मशीन पहले से पड़ी, उसका एक्सटेंशन कराना, एक्सटेंशन मतलब कैपेसिटी बढ़ाना, ऐसा रिपेयर कराना कैपिटल नेचर का जिससे कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, उसको मशीनरी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर। एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर, इससे डीपली नहीं पढ़ाएगा कोई आपको, बहुत ही छोटी छोटी बातें कर रहा हूं। ये तो मतलब ऐसा होता है कि अब आनी चाहिए आपको, आती होगी, बट फिर भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आपको पता है, आप एक बाइक खरीदते हो और बाइक खरीदने हो, कुछ भी कोई भी मशीन खरीदते हो, बाइक स्कूटी खरीदते हैं, तो उसके अंदर सर्विस कराते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो हो गई, तो उससे क्या मशीन की, बाइक की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी का बढ़ने का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी मतलब कि पहले 3 बैठा करते थे, अब 4 हो गए, नहीं, उससे उसकी लाइफ बढ़ती है। लाइफ को नहीं कहा मैंने, कहा कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। लाइफ तो भैया रिपेयर कराने से बढ़ेगी, ठीक है, कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, तभी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे उसको। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना उसका, ठीक है। रिन्यूअल चार्जेस, जैसे कि हम सर्विस बुक होती है तो रिन्यूअल चार्जेस देते हैं उसको कि भाई दोबारा सर्विस की बुक बनाती है, रिन्यूअल चार्जेस बोलते हैं उसको, है ना। क्या होता है, जब आप सर्विस कराते हो किसी मशीन पे तो वहां पर एक बुक बनती है, तो उस बुक के रिन्यू भी कराना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल चार्जेस, ठीक है। तो रिन्यूअल कराते हैं तो उससे सर्विस फ्री मिलती है, ठीक है। ये हो गए रिन्यूअल चार्जेस एक्सेट्रा। तो ऐसे खर्चे को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ऐसे खर्चे को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड फ्रॉम, एक्सक्लूड ना लिख के लिखते हैं नॉट एडेड, वही ऊपर वाली लैंग्वेज, नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट में उसको ऐड नहीं करेंगे, नो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। लो जी, क्या बात समझ में आती है आपको? हाँ जी। तो यहां हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया। अभी पहला पॉइंट, हमें टोटल आज की क्लास में 4 पॉइंट सीखने, पहला पॉइंट खत्म हुआ मेरा। देख लो आज इतना इंपॉर्टेंट चीज लेके कॉस्ट ऑफ एसेट समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, लास्ट बार है, ध्यान समझना। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट बात कर रहा हूं एस्टिमेट, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड रेजिडुअल, और इसको हम प्यार से नाम देते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। अभी तक मैं फर्स्ट पॉइंट चल रहा था। इसके अंदर लिखेंगे हम रेजिडुअल वैल्यू, या रेजिडुअल बोल लो या स्क्रैप वैल्यू बोल लो। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू is an estimated realizable value, is an estimated realizable value, लिखेंगे साथ साथ realizable value of an asset, of the asset, realizable value of the asset at the end of its economic life, its economic life, its economic life, difference between, आगे लिखेंगे difference between the cost and residual, the cost and residual value, the cost and residual value
is the amount that is to be written off, that is written off over the estimate useful life, over the estimate useful life, over the estimate useful life। वो कहता है कि भाई एस्टिमेट रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, ये इसका समझने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। यहां पर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। लो सर, एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको भी। दोस्तों आप सामने देखेंगे मेरे को, हमने एक मशीन खरीदी, मान लेते हैं मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, एक मशीन खरीदी हमने 10 लाख रुपए की। हमने एक एस्टिमेशन लगाया, हमने एक एस्टिमेट करा कि मशीन की जो लाइफ है वो 10 साल है। तो ये 10 लाख रुपए 10 ईयर है, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा लाइफ क्या है। ठीक है, मशीन मैंने 10 लाख रुपए खरीदी, मैंने कहा ये 10 साल तक चलेगी, उसके बाद खराब हो जाएगी, ऐसे मैंने कहा। तो 10 साल इसकी लाइफ है, इसके बाद ये खराब हो जाएगी, ना ये प्रोडक्शन करेगी ना कुछ भी करेगी, 10 साल इसकी लाइफ है। अच्छा, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद क्या होगा आफ्टर 10 ईयर? अब ये मशीन को मैं कबाड़ी वाले को बेचूंगा, ये मशीन को मैं सेल कर दूंगा स्क्रैप में, स्क्रैप में मतलब कबाड़ के भाव उसको बेच दूंगा, स्क्रैप बोलते हैं। स्क्रैप मतलब कबाड़ के भाव उसको बेचना, स्क्रैप, और इसको नाम देते हैं दूसरा रेजिडुअल। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या है, कबाड़ के भाव बेचेंगे तो इसकी मार्केट में 10 साल बाद ये कबाड़ के भाव कितने की जाएगी। अब देखो मशीन में होता है बहुत सारा लोहा, आयरन, तो वो लोहा तो बिकता ही है, जब कितना भी खराब हो जाए, कितना भी जंग लग जाए, वो तो बिकना ही है, तो कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी। हमने कहा आज के पॉइंट, आज मैंने मशीन खरीदी है ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को मैंने मशीन परचेज करी, परचेज ऑन 1 2020 को। इस साल में मैं ये देख रहा हूं, ध्यान सुनना, ऑन 1 अप्रैल 2020 में मैं खड़ा हूं, आज मैं 1 अप्रैल 2020 में हूं, और मैं आज ये अनुमान लगा रहा हूं, ये एस्टिमेट कर रहा हूं कि मशीन की जो वैल्यू है 10 साल बाद, वो जब स्क्रैप के भाव बिकेगी, सेल होगी, तो वो 1 लाख में बिक जाएगी। देखो एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेट है, और कभी भी आप एक्चुअल नहीं बता सकते उस साल, एक्चुअल तभी बता सकते हो जब ये एक्चुअल में बिकेगी। आप इस दिन खड़े हो, यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, ये हो आप देखो कितने पतले हो, थोड़ा मोटे हो जाओ और मैं भी हो जाऊंगा थोड़ा। आप यहां पर खड़े हो और यहां पर आप सोच रहे हो कि मशीन की वैल्यू अगर 10 लाख रुपए की है तो ये मशीन की वैल्यू 10 साल बाद कितने की बिक जाएगी। हमने कहा अगर 1 लाख की बिक जाएगी, उसको हम नाम देते हैं स्क्रैप वैल्यू। उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, जब मशीन पूरी खराब हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू समझ में आ गया कि स्क्रैप वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जब मशीन आज खरीदी और आज हमने एक अनुमान लगाया, एस्टिमेट करा, अनुमान लगाया कि आने वाले 10 साल बाद ये मशीन कितने की बिक जाएगी जब पूरी खराब हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर, ये मशीन 1 लाख की बिक जाएगी आने वाले 10 साल बाद, ये एस्टिमेट है, ये ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, ये तो ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि 10 साल बाद आयरन के, लोहे के रेट क्या चल रहे होंगे, ये एस्टिमेट है। तो 1 लाख रुपए 10 साल बाद बिक जाएगी 1 लाख में, यानी अनुमान लगा लिया। ठीक है, तुमने अनुमान लगा लिया। अब मुझे बताओ तुम्हारी जेब से कितना गया, अब मुझे बताओ तुम्हारी जेब से कितना गया। तो सर ध्यान सुनना, मैंने कहा आपने मशीन कितने की खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था। मैंने कहा सर कॉस्ट मेरी थी 10 लाख रुपए, इसमें नहीं फ्रेट लगा, मैंने कुछ नहीं बताया, फ्रेट वेट सब जीरो।
मैंने कहा इसमें से आप स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देना। भाई क्यों माइनस कर देना वो सुनना, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देना। मैंने कहा ठीक है सर, 1,00,000 रुपए मुझे मिल जाएगा। मैंने माइनस कर दिया। कह रहा जो ही अमाउंट निकलेगा पूरे साल इस अमाउंट को डेप्रिसिएट करना, इतनी ही वैल्यू घटेगी और घट नहीं सकती। क्या मतलब हुआ? डेप्रिसिएशन का मतलब बता दो क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो हर साल परमानेंटली कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल धीरे धीरे वैल्यू गिरती रहती है। अगर मैं आज 10 लाख की मशीन खरीदता हूं और वो 10 लाख की मशीन मेरी पहले साल में 1,00,000 गिर जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा 9,00,000 गिरेगी, उससे ज्यादा गिर नहीं सकती। ध्यान सुनना मैंने क्या बोला। भाई मैं स्क्रैप वैल्यू माइनस क्यों कर रहा हूं वो ध्यान सुने। आपको पता है माइनस करेंगे, पर क्यों कर रहा हूं आपको ध्यान सुनना। मैंने कहा कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख रुपए की है और स्क्रैप वैल्यू 1,00,000 रुपए, माइनस कर देना 9,00,000 रुपए। ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन 9,00,000 का लग सकता है, उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता। मेरी बात को ध्यान समझे। अब मेरी बात को ध्यान समझे। मैंने कहा पहले साल में 10 लाख की मशीन खरीदी, पहले साल में 10 लाख की मशीन खरीदी, और जब मैं 10 लाख की मशीन खरीदी तो इसमें 1,00,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो कितने की बच गई? 9,00,000 की। फिर 1,00,000 का लगाया, कितने बच गई? 9,00,000 की। और ऐसे ऐसे करके मैंने पूरे 10 लाख पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन तो 10 लाख पे लगा दिया, पर देखा जाए आपकी जेब में से कितना पैसा गया, आपकी नेट एसेट कितने की आई। देखो आप ध्यान सुनना, आपकी नेट एसेट कितने की आई। भाई कॉस्ट आपने 10 लाख रुपए खर्च करा साल के शुरू में, आपको पता है आज मैं 10 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं, पर 10 साल बाद मुझे 1 मिल जाएगा, तो मेरी जेब से गया कितना मेरे भाई? सिर्फ 9 ही तो गया। तो देखा जाए तो 9 लाख रुपए हमारी नेट कॉस्ट ऑफ एसेट हो गई, जिसको हम कहते हैं इतना अमाउंट आप डेप्रिसिएट करोगे, इतना अमाउंट आने वाले टाइम में आप डेप्रिसिएट करोगे। दोबारा सुने दोस्तों, दोबारा सुनो। पहली बात मैंने बोली कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 9 लाख से ज्यादा चार्ज नहीं कर पाओगे। 10 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि 10 लाख में से तो मैंने 1,00,000 वैसे ही हटा दिए, तो मेरे पे अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? सिर्फ 9 लाख पर। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ वो सुनना। आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आज मैं 10 लाख की मशीन खरीदता हूं, आज मैं 10 लाख की मशीन खरीदता हूं, और उस पे मान लेते हैं मुझे पता है आने वाले टाइम में मेरी ये मशीन 1,00,000 की बिक जाएगी, तो मेरी 10 लाख की मशीन क्या कभी 10 लाख का डेप्रिसिएशन लग सकता है पूरा पूरा? नहीं लग सकता दोस्तों। भाई 10 लाख की खरीदी, 10 लाख की वैल्यू कभी गिर सकती है? ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 9 लाख की गिरेगी, क्योंकि एक की तो बिकी जाएगी। जब 10 लाख की मशीन है, अगर मैं कह दूं जीरो की वैल्यू हो जाएगी, तो जीरो वैल्यू होने का मतलब क्या है? ये बिकी नहीं सकती, स्क्रैप के भाव भी नहीं बिकेगी, तब लगेगा 100% डेप्रिसिएशन। अब समझो कि 10 लाख की मैंने मशीन खरीदी, आने वाले टाइम में मुझे 1,00,000 में मिल जाएगा, तो भाई कितनी वैल्यू मेरी घट गई? 9 लाख की तो घटी। तो कह रहा है इसी 9 लाख को आप आने वाले पूरी लाइफ में इसी वैल्यू को आप डेप्रिसिएशन बोलते हो। ठीक है, इसी वैल्यू को आप क्या बोलते हो? डेप्रिसिएशन। तो पूरी लाइफ में कितने का डेप्रिसिएशन लगा? 9 लाख रुपए का। दोबारा समझे, मैंने कहा 10 लाख रुपए की मशीन आपने खरीदी है, और इस 10 लाख रुपए की मशीन में आपको 1,00,000 तो मिल गया, तो भैया 1,00,000 तो मिल ही जाने वाला आने वाले टाइम में। 10 लाख रुपए में 10 साल बाद 1,00,000 रुपए तो आ ही जाएगा। तो 10 लाख खर्च करा, 1,00,000 आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा, तो 10 लाख जो खर्च करा, तो भाई वैल्यू कितनी गिरी? 9 लाख ही तो गिरी। तो डेप्रिसिएशन कितना है टोटल पूरे 10 साल में? 9 लाख ही तो है मेरे भाइयों। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? तो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन, इसको हम बोल सकते हैं टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल निकाल दिया दोस्तों मैंने डेप्रिसिएशन। मैं यही तो सिखा रहा था कि डेप्रिसिएशन निकाले कैसे। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर होल लाइफ, जब तक मशीन जिएगी, जब तक मशीन प्रोडक्ट देगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी मशीन के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन 9 लाख का लगेगा, उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता भाई। ये समझ में आ गया? 10 लाख की मशीन खरीदी, 1,00,000 जब मिल ही जाएगा, तो भाई 10 साल बाद वैल्यू खराब कितनी? भाई 10 लाख की मशीन थी, 10 साल बाद अब मुझे इसके 1,00,000 ही मिलेगा। बता, वो सोचो मेरे कंसेप्ट जो मैंने पिछली क्लास में कराया था। आज मैं 10 लाख रुपए का फोन खरीदता हूं और 10 साल बाद इसको 1,00,000 में बेचता हूं, तो मेरी डेप्रिसिएशन कितने का लगा? 9 लाख का लगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर होल लाइफ, पूरे साल, पूरी लाइफ में, एक साल में नहीं, पूरी लाइफ में कितने का डेप्रिसिएशन लग गया? पूरी लाइफ। मैं बच्चे फॉर्मूला बना रहा हूं, आप ध्यान समझना। मैं फॉर्मूला जनरेट कर दूंगा एक बारी में, और मैं आपको सिखा रहा हूं कि फॉर्मूला आया कहां से, फिर मैं डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बता दूंगा। मैंने अभी क्या बोला आपको? मैंने कहा आपके 10 लाख रुपए, आपके 10 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एसेट है, आपके 10 लाख रुपए है, आपने खर्च करे 10 लाख रुपए, आज खर्च करे, फ्यूचर में 10 साल बाद ये 1,00,000 का बिक जाएगा, तो आपकी वैल्यू घट कितनी गई? 9 लाख। तो पूरे 10 साल में कितने का डेप्रिसिएशन लगा? 9 लाख का। पूरे 10 साल में, एक साल में नहीं, पूरे 10 साल में 9 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। मैंने कहा ठीक है सर,
पूरे डेप्रिसिएशन में टोटल डेप्रिसिएशन इस मशीन के अंदर 9 लाख से ज्यादा लग ही नहीं सकता। हमने कहा इसी को हम नाम देते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्यों माइनस करा, समझ में आया? माइनस करेंगे इसलिए कि हम ये निकालना चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन पूरी लाइफ में कितने का लगेगा। हमने कहा अब सुनना जरा ध्यान से, रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू इसको बोलते हैं, रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं दोस्तों इसको, रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू इज एन एस्टिमेट, एस्टिमेट देखो ध्यान सुनो, ये अनुमान लगाते हैं आज 10 साल बाद कितने की बिकेगी। रिलायजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट कि एसेट 10 साल बाद कितने की बिक जाएगी। रिलायजेबल वैल्यू मतलब बिक जाना, कितने की बिक सकती है, एस्टिमेट लगा लो, आज अनुमान लगा लो, उसी एस्टिमेट को हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। ध्यान सुनना, दोबारा पढ़ो, स्क्रैप वैल्यू इज एन एस्टिमेट रिलायजेबल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू है, वो एस्टिमेट वैल्यू है, कौन सी, रिलायजेबल, कि आने वाले एसेट की जब इसकी लाइफ खत्म हो जाए, एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगी, एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ किसे कहते हैं अभी समझाऊंगा आगे नेक्स्ट में। जब इकोनॉमिक पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी मशीन की, उस एसेट की रिलायजेबल मतलब कितने की बिक जाएगी उसका अनुमान आज लगाओ, आज ही स्क्रैप वैल्यू बोल दो उसको। आया समझ? कह रहा डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड रिलायजेबल रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब माइनस, इज द अमाउंट दैट इज रिटन ऑफ ओवर द एस्टिमेट लाइफ ऑफ द ईयर। ये आपको समझाऊंगा मैं, ये समझाऊंगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं टोटल डेप्रिसिएशन, जो मैंने आपको नीचे लिखवाया, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। ये समझाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में, अभी नहीं, जब पूरा फॉर्मूला सिखा दूंगा तब समझाऊंगा अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ क्यों लिखा गया है यहाँ पे। अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ वाली लाइन आपको समझाऊंगा, लास्ट वाली लाइन, ये डिफरेंस अमाउंट टू बी रेजिडुअल, जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको दैट कैन बी राइट ऑफ ओवर द एस्टिमेट यूजफुल लाइफ। एस्टिमेट यूजफुल लाइफ में उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मतलब खत्म करना, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि कैपिटल नेचर के खर्चे हैं। अगर कैपिटल नेचर के खर्चे हैं तो हम क्या करते हैं इसमें धीरे 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 करके खत्म करते हैं। आपको पता है, सिखाया था मैंने कि कैपिटल नेचर के जो खर्चे होते हैं वो 1 साल के अंदर ही डाल देते, वो धीरे धीरे करके पीएल अकाउंट में डालते इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, ध्यान सुनना। आगे बात कर लेते हैं, अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो समझ में आ गया। तो इस मशीन 10 लाख की खरीदी, 1 लाख मिल जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा पूरी लाइफ में कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 9 लाख का। कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों, 9 लाख का। लो भाई, सबसे पहले तो मैं समझाता हूं आपको इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है, यूजफुल और इकोनॉमिक, तीसरा पॉइंट हमारा चलेगा। ये समझ में आया? स्क्रैप वैल्यू को माइनस क्यों करा? स्क्रैप वैल्यू माइनस करने का मतलब क्या है, हम ये निकालना चाहते हैं कि टोटल डेप्रिसिएशन पूरी लाइफ का कितना है। तो 10 लाख की खरीदी थी, 1 लाख की बिक जाएगी, तो 9 लाख तो गया। ठीक है भाई, आगे सुनो, यूजफुल लाइफ, यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, ध्यान समझे दोस्तों, लिखना इसके अंदर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, useful life of the asset, useful life of the asset means the periods for the year for which, means the period for which it can be used, means the period for which it can be used productivity, it can be used productively without incurred extraordinary, जितना करना था उससे कुछ ज्यादा ही कर दिया, extraordinary repair and maintenance expense, extraordinary repair and maintenance expense, maintenance expense। आगे, but when a fixed asset is acquired, acquire मतलब खरीदना, परचेज करना, acquired खरीद लिया, when a fixed asset is acquired, it is not possible
not possible when a fixed asset is acquired, it is not possible to know exactly to know exactly to know exactly how long it will how long it will how long it will be useful how long it will be useful to the business unit to the business unit to the business unit how long it will be useful to the business unit therefore बस खत्म होने वाला है therefore कभी ऐसी डेफिनेशन देखी भी नहीं होगी आपने therefore the number of year therefore the number of year therefore the number of year of useful life therefore the number of year of useful life of the asset बस एक चीज समझाने के लिए तो समझाई थी ऑफ द एसेट इज एस्टिमेटेड यही समझाने के लिए तो मैं इतनी बड़ी लाइन लिखवाई इधर ध्यान से पढ़ना पूरा दोबारा पढ़ो ध्यान से वो देखो ऊपर कि यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट पहले वीडियो पॉज कर लो अगर आपने उतारा नहीं है पहले उतार लेना फिर सुन लेना सुनना यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट का मतलब है वो पीरियड फॉर विच इट कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिवली भाई एक मशीन खरीदता हूं मैं और वो मशीन मैंने आज खरीदी अब आज जो मशीन खरीदी वो प्रोडक्टिवली अच्छे से कितना साल तक काम कर सकती है दोबारा सुनो मैं आज एक मशीन खरीदता हूं और वो प्रोडक्टिवली मतलब क्या होता है जब ये मशीन खरीदी गई थी तो एक प्रोडक्शन करती होगी कुछ बनाती होगी तो आने वाले कितने टाइम तक वैसे ही प्रोडक्शन करेगी जब मैं कोई मशीन खरीदूं जब मैं कोई इधर देखो मेरी तरफ जब मैं कोई मशीन खरीदूंगा और वो मशीन आने वाले कितने साल तक प्रोडक्टिवली रहेगी यूज होगी मतलब अच्छे से काम करेगी विदाउट इंकर्ड बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो कराना पड़ेगा हर साल वो तो ठीक है पर कुछ ज्यादा नहीं ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं हो रहा अब मान लेते हैं इस मशीन की वैल्यू स्क्रैप वैल्यू कबाड़ के भाव 1 लाख की बिकेगी और उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही 2 लाख का हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया हाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर 10,000 का हो रहा है तो चलाएंगे उसको यूजफुल लाइफ का मतलब है वो पीरियड वो ईयर्स वो साल जितने साल मशीन प्रोडक्टिवली काम करेगी अच्छे से बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा है दोस्तों रिपेयर मेंटेनेंस होगा पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए बट प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि अगर आज मैं मशीन खरीदूं तो मुझे कैसे पता चलेगा ये कितने साल तक प्रोडक्टिवली सही काम करेगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आज अगर मैं मशीन खरीदता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई ये कितने टाइम तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन खरीदेगी कितने टाइम तक ये अच्छे से काम करेगी प्रोडक्टिवली विदाउट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर करे बिना तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि आज जिस दिन मशीन खरीद रहे हैं उस दिन ये बताना कि मशीन आने वाले कितने साल तक अच्छे से काम करेगी विदाउट ज्यादा बढ़कर खर्चे करे बिना इसलिए हम इट इज नॉट पॉसिबल टू नो देखो व्हेन आप फिक्स्ड एसेट इज एक्वायर्ड जब हम एसेट को खरीद लेते हैं हम ये नहीं पॉसिबल है बता सकते कि ये मशीन एग्जैक्टली कितने टाइम तक बिजनेस को यूजफुल यूनिट प्रोवाइड करके देगी हाउ लॉन्ग इट विल बी यूजफुल होगा टू द बिजनेस यूनिट बिजनेस के लिए कितना यूजफुल होगा ये नहीं बता सकते इट इज इम्पॉसिबल देयरफॉर इसलिए जो नंबर ऑफ ईयर हम ये लगाते हैं कि कितने साल चल जाएगी वो एस्टिमेट होता है दोस्तों अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट 10 साल चलेगी 15 साल चलेगी 8 साल 6 साल ये सारी जो ईयर बता रहे हैं ये एस्टिमेट है क्योंकि आज मशीन खरीदी है आज कैसे बता दूंगा कितने साल चलेगी वो तो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से आप रिपेयरिंग मेंटेनेंस कराते हो कितने अच्छे से उसको चलाते हो इसलिए ये एस्टिमेट होता है तो दो चीज एस्टिमेट हो गई कौन कौन सी एक स्क्रैप वैल्यू और एक एस्टिमेट लाइफ ऑफ द एसेट कि एक एसेट कितने साल तक चलेगी और कितने साल तक चलकर इकोनॉमिकली और एग्जैक्टली बिजनेस को कितना यूजफुल प्रोवाइड करवाएगी कितना प्रोडक्टिवली करेगी बहुत अच्छे से चलेगी विदाउट एनी रिपेयर मेंटेनेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर मेंटेनेंस सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर मेंटेनेंस
लो भाई, तो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तो एस्टिमेट होता है यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, क्योंकि आज बताते हैं, स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट है, पर कॉस्ट ऑफ एसेट एकदम एक्चुअल होता है, क्योंकि आज ही तो खरीदी होती है। चलो लो भाई, फोर्थ पॉइंट लीगल प्रोविजन। ये आपने कभी नहीं सुना होगा डेप्रिसिएशन के अंदर, लीगल प्रोविजन सुनना, इसके अंदर लिखना। लास्ट पॉइंट है, उसके बाद चल रहे हैं, उसके बाद खत्म कर रहे हैं क्लास को अपनी, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी रिमेनिंग चीज। लॉ कानून, लॉ मतलब कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट। लॉ मतलब कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट। तो भैया कंपनी लॉ होता है एक, और एक इनकम टैक्स एक्ट होता है। कंपनी लॉ कंपनी के लिए होता है कानून, और इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम में टैक्स लगता है, जो इनकम टैक्स एक्ट होता है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे आगे जाकर, ठीक है, और अभी भी स्टेज पे पढ़ रहे होंगे। लॉ, कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रिस्क्राइब दैट, उन्होंने बताया, प्रिस्क्राइब करा, प्रिस्क्राइब दैट उन्होंने बताया, प्रिस्क्राइब करा दैट द मेथड prescribe that the method and rate of and prescribe that the method and prescribe that the method and rate of charging depreciation, rate of charging depreciation, rate of charging depreciation, rate of charging depreciation while determining लिखेंगे सर मेरे साथ, while determining the amount of depreciation, while determining the amount of depreciation, amount of depreciation, legal provision are kept in mind, legal provision are kept in mind, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, लीगल प्रोविजन। देखो लॉ होता है, लॉ कौन सा, इधर दो लॉ की बात करिए और किसी लॉ की, लॉ बहुत सारे होते हैं, तो इधर दो लॉ की बात करिए, सिर्फ कंपनी और इनकम। कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट ने ये बताया, प्रिस्क्राइब करा कि भाई डेप्रिसिएशन निकालने के क्या मेथड है, और उसमें रेट ऑफ चार्जिंग, कितना डेप्रिसिएशन का रेट होना चाहिए, वो क्या होगा। मतलब हम माना कि भाई 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो उस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मतलब 10% हर साल उसकी वैल्यू गिरेगी, 10% हर साल उसकी वैल्यू गिरेगी। तो क्या मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने के, और क्या उसका रेट होना चाहिए, ये किसने बता दिया, ये बता दिया कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है। जब आप ये अमाउंट निकालोगे, आप जब अपने तरीके से अमाउंट निकालोगे डेप्रिसिएशन का, तो वो कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट को लीगल प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए निकालना, ऐसा कहता है लीगल प्रोविजन। दोबारा सुनेंगे, लीगल प्रोविजन क्या कहता है, वो कहता है कि भाई कंपनी लॉ है और इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ मेथड बताए हैं, प्रिस्क्राइब करे, बता रखे हैं कि ऐसे निकालना, इस मेथड को अप्लाई करके निकालना, और रेट ऑफ चार्जिंग, और बता रहे रेट के कितने परसेंट के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मेथड बता रखे हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, या रेट बता रखा है कैलकुलेट करने का। तो जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, ये बात हो गई कि इनकम टैक्स एक्ट और कंपनी लॉ ने कुछ मेथड बताए, कुछ रेट बता रहे हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। और जब भी आप व्हाइल डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जब भी आप डिटरमाइन करोगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो लीगल प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए डिटरमाइन करना, ऐसी बातें ये कह रहा है। बस दोस्तों, बस इतना ही करेंगे आज की क्लास के अंदर, 4 पॉइंट सीखेंगे। बहुत ऐसे समझ में आ दिया मेरे को, मुझे पता था आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, आगे अभी और तो बस थोड़ी है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल एक्सपर्ट में चले जाएंगे। बस नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकली करने लग जाएंगे, और जब प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा तो हमारा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा सर सारा। ठीक है दोस्तों, बस थ्योरी में ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद प्रैक्टिकल तो ऐसे नहीं पढ़ते चले जाएंगे आपके। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नई नई बातें सीखेंगे, कुछ ट्रिकी बातें सीखेंगे, और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला भी जनरेट करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।